सो स्टूडेंट, इन दिस सेगमेंट अब हम इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्जन आपने अभी एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब के रूल्स पढ़े और उनका यूजेस पढ़ा और किस सेंटेंस में कोई एडवर्ब किस जगह पे होगी और उससे उसके एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके टाइमिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा या उस एक्शन के मैनर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। अब हम इन्वर्जन पढ़ेंगे। अब इन्वर्जन क्या होता है? जब भी आप सपोज ए और बी हमारे दो पॉइंट्स हैं और आप ए को बी की जगह पे ले जाइए और बी को ए की जगह पे, सपोज आपने बी और ए इस तरीके से लिख दिया, तो इसमें क्या हुआ, आपने इनके पोजीशन को चेंज कर दिया, आपने इनके स्थान को चेंज कर दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे ये फ़र्क पड़ा इन दोनों की पोजीशन रिवर्स हो गई। तो यही कुछ इन्वर्जन में होता है। इन्वर्जन में ये कैसे होता है ये अब हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे इन्वर्जन में अब आपको मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब का रिवर्सल होगा। अब ये कैसे होगा? आपने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया कि आपने सब्जेक्ट होता है एक, और आपने वर्ब के बारे में बात करी और आपने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी। किसी भी सेंटेंस के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, राइट? नहीं तो सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, सिर्फ ये भी सिचुएशन होती है हमारे सेंटेंस की। अगर मैं वर्ब को यहाँ पर लिख देता हूँ और सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। वर्ब पहले लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पर भी हमने वर्ब लिख दिया और सब्जेक्ट लिख दिया। तो इस टाइप की जब हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं इन्हें हम रिवर्सल कहते हैं और इन्हीं में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन किसके बीच में होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है या फिर उनकी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सब्जेक्ट के बीच में होता है, राइट? इनसे कुछ रिलेटेड सेंटेंस हैं वो हम अब देखते हैं। अब इन्वर्जन का रूल जो है हम किस में फॉलो करते हैं? हम कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, लाइक सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। अब सेल्डम का मतलब क्या होता है एक एक करके पढ़ेंगे। सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, लाइट, यदा कदा वाला जो होता है आपका सेल्डम, शायद ही, कभी, कदाचित, हिंदी में यही बोलते हैं सेल्डम को। तो अब सेल्डम में किस तरीके से चेंज होता है अब हम देखते हैं। तो सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, शायद ही कभी, राइट? इसको तो हम इस तरीके से रेयरली, राइट? तो अब देखिए, अब सेल्डम के अंदर अब कैसे होगा? अब एक नॉर्मल ऑर्डर है, दे सेल्डम गो आउट इन द इवनिंग, यानी रेयरली वो कभी बाहर जाते हैं इवनिंग में। अब इसको हमने इन्वर्ट किया, हमने क्या करा, हमने ये जो सेल्डम में जो एडवर्ब थी हमने इसको पहले लिख दिया सेल्डम। अगर ये किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ गया तो जब आप वर्ब लिखेंगे तो सेल्डम के हमेशा आएगा डू दे गो, डू दे गो। नाउ ये हमने एक डू वर्ब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हम यहाँ पर डू लिखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फिक्स है, राइट? तो इसको थोड़ा और साफ तरीके से लिख देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स रहेगा। सेल्डम के बाद आएगा डू, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब गो। बाकी इन द मॉर्निंग ये हमारा प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, बट ये हमारा टाइम को बात कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। शी नेवर ईट्स फास्ट फूड, तो ये बात कर रहा है ये कभी बाहर का खाना, फास्ट फूड हम क्या बोलते हैं, बाहर का जो खाना होता है वो नहीं खाती हैं ये। शी नेवर ईट्स फास्ट फूड। तो अगर हमने नेवर लिख दिया तो उसके साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी थी डू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो क्या यहाँ पर ये सिंगुलर है तो इसलिए डज आ गया, राइट? तो अगर प्लूरल होगा तो क्या डज आएगा? नहीं, डू आएगा। नेवर, डज या डू, यहाँ पर भी ऐसे सेल्डम, डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट शी ईट। अब यहाँ ईट्स नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए हमने डज लगा दिया है, तो यहाँ पर ईट ही आएगा। तो आप इन्वर्जन देख रहे हो, आपने नेवर का यूज करा और नेवर का जब हमने पहले स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में ही रख दिया तो उससे बाकी के स्टेटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा? तो हमने एक नया वर्ड लिखा है डज, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए डू।
अब आते हैं हार्डली। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, लगभग कोई नहीं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉट, मतलब लगभग कुछ नहीं, ऑलमोस्ट नन, लगभग शून्य। तो हार्डली जो हमारा वर्ड होता है उसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। ही हार्डली नेवर कंप्लेन्स, यानी ही ऑलमोस्ट नो या नेवर डिड कंप्लेन्स या नेवर डू कंप्लेन्स। तो इसका मतलब क्या है, वो हार्डली, वो ऑलमोस्ट, वो लगभग कोई कंप्लेन ही नहीं करता, राइट। अगर हमने इसका इन्वर्जन लिखा तो हार्डली एवर, हार्डली एवर डज ही कंप्लेन। तो हमारा क्या आया, हार्डली के साथ आएगा एवर, एवर, फिर डज और डू, ही कंप्लेन, राइट। आगे बढ़ते हैं। रेयरली, रेयरली का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, देखिए रेयरली का मतलब मैंने आपको यहीं बताया था, सेल्डम, राइट। सेल्डम, रेयरली दोनों सिनोनिम्स होते हैं, राइट। तो रेयरली, दे रेयरली विजिट दिस पार्ट ऑफ द सिटी, तो कोई एक सिटी है सपोज और ये इसका पार्ट नहीं विजिट कर रहे हैं, रेयरली, शायद ही विजिट करते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था वेरी ऑफन, यदा कदा, शायद ही कभी, तो शायद ही कभी विजिट करते हो ये उस सिटी का पार्ट, तो रेयरली है। तो रेयरली, अब मान लीजिए ये इस सिटी के इस वाले एरिया में रहते हैं और ये इस वाले पार्ट में नहीं जाते हैं, शायद ही कभी, आप यूज़ करते हो वंस, लाइक वंस इन अ वाइल, तो इस तरीके की सिचुएशन, शायद ही कभी, तो द रेयरली विजिट दिस पार्ट ऑफ द सिटी। तो अब इस तरीके के लिए अगर हमने रेयरली को यूज़ कर दिया आगे, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, डू दे विजिट, डू दे विजिट, तो रेयरली के साथ डू, और सेल्डम के देखिए यही, सेल्डम के साथ भी हमने डू लगाया, रेयरली के साथ भी डू लगाया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। स्कैर्सली क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनली जस्ट, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नो, मुश्किल से, नहीं के बराबर। तो स्कैर्सली का मतलब होता है हमारा नहीं के बराबर। ही शी स्कैर्सली हैड टाइम टू फिनिश हर असाइनमेंट। मान लो उनको 3 दिन दिए असाइनमेंट ख़त्म करने के लिए और वो 1 घंटे बाद अपना असाइनमेंट शुरू कर रही है, तो नहीं के बराबर टाइम है उनके पास। तो स्कैर्सली के साथ क्या आता है हमेशा, हैड, हैड प्लस शी टाइम टू फिनिश, बाकी हमारा स्टेटमेंट सेम जाएगा, राइट। तो हम देख रहे हैं वर्ड का इन्वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट ले रहे हैं। यहाँ नॉर्मल ऑर्डर में हमारा सब्जेक्ट शुरू था, अब यहाँ पर हमने वर्ब शुरू कर दिया, एडवर्ब शुरू कर दिया। बेयरली, ही बेयरली पास द एग्जाम, मुश्किल से किसी ने एग्जाम पास किया है, मान लो 32 या 33 नंबर चाहिए पास करने के लिए, उनके पास 33.5 आए, तो बेयरली पास द एग्जाम। सो ही बेयरली डिड ही पास द एग्जाम। तो जो भी मैंने आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो मैंने कवर किए और उनके स्ट्रक्चर को भी बताया, नॉर्मल ऑर्डर, इन्वर्टेड ऑर्डर क्या होता है। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान देना है, और जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले इन्वर्जन पे, तो अगर वो ये ऑर्डर फॉलो करता है तो वो ठीक है, अगर नहीं करता है तो वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। नो सूनर, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है, नो सूनर। दे हैड नो सूनर अराइव्ड, अब नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज होता है, नो सूनर देन, ये हमेशा कॉम्बिनेशन करिएगा। जहाँ पर अगर आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है तो समझ जाइए वो एरर है। तो दे हैड नो सूनर अराइव्ड देन द रेन स्टार्ट, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि नो सूनर क्यों यूज होता है और नो सूनर का मतलब क्या होता है। तो नो सूनर का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप बात करते हैं ना, जैसे ही वो आया तभी बारिश हो गई, तो जैसे ही कोई सिचुएशन होती है, इमीडिएटली कोई सिचुएशन हुई, उसके बाद, उसके जस्ट तुरंत बाद, राइट, जस्ट आफ्टर एक सिचुएशन दूसरी हो गई। लाइक नो सूनर किस लिए होता है, नो सूनर इज यूज्ड टू शो दैट वन थिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग। इसका मतलब क्या, एक घटना हुई उसके तुरंत बाद दूसरी घटना हो गई, उस कंडीशन में हम नो सूनर का यूज करते हैं, जल्दी, जैसे ही, राइट। जैसे दे हैड नो सूनर अराइव्ड, आज जैसे ही वो आए
तुरंत बारिश हो गई थी, राइट। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज होगा, नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद आएगा हैड आएगा, फिर दे, बाकी का हमारा सेंटेंस आएगा दे नो सूनर, और ये हमारा हैड इधर आ जाएगा, नो सूनर हैड दे अराइव्ड देन द रेन स्टार्टेड। तो हमेशा याद रखना है हमें कि नो सूनर के साथ देन आएगा और नो सूनर के बाद हमारा उसके बाद उसका जो हेड है या जो अदर हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। तो ये हमें याद रखने हैं। नॉर्मल ऑर्डर, शी हैड नो सूनर फिनिश्ड स्पीकिंग व्हाइल द फोन रैंगिंग। तो अब इसका इन्वर्जन करिए, नो सूनर हैड शी फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन, यहाँ पर व्हेन था, अब इन्वर्जन में देन आएगा। मैंने आपको बताया हमेशा इन्वर्जन में देन ही रखना है नो सूनर का। ये कॉम्बिनेशन हमेशा हमें याद रखना है, एग्जाम में अगर ये कॉम्बिनेशन ब्रेक हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, और उसी एरिया में हमारा स्पॉटिंग द एरर है और हमने एरर को स्पॉट किया। बाकी हैड शी फिनिश्ड स्पीकिंग ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। क्या स्ट्रक्चर है, नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद हमारा क्या आएगा देन, ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, ओके। द कॉन्सर्ट हैड नो सूनर बिगन देन द पावर वेंट आउट। तो द नो सूनर का मतलब क्या, नो सूनर हैड द कॉन्सर्ट बिगन, राइट। तो अब देखिए दोबारा आया देन, हमारा देन दोबारा यूज आया, द पावर वेंट आउट, तो देन हमारा दोबारा यूज हुआ। तो जब हमारा देन दोबारा यूज हुआ तो अब हमने इसमें तो नो सूनर के साथ देन रखा, हैड द कॉन्सर्ट बिगन। तो ये हमें देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एडवर्ब पे बनते हैं और उसी से मिले जुले टाइप हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और उसके साथ हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होते हैं ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, वही क्वेश्चंस हूबहू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब तक इन्वर्जन पढ़ना है, इन्वर्जन को समझना है, एडवर्ब पढ़ना है, एडवर्ब के रूल समझने हैं, उनके प्लेसमेंट्स को समझनी है, और कौन सा वर्ड हमारा एज अ एडवर्ब काम करता है हमें ये समझना है। अगर आपको कभी इस तरीके की सिचुएशन में फंसे कि आपको वर्ड पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, तो आप उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे जाइए, उसकी प्लेसमेंट देखिए, वो नाउन के साथ है, वो वर्ब के साथ है, एडजेक्टिव के साथ है, और वो किस बारे में बता रहा है ये ज़रूरी है, तब हम अपने वर्ड के बारे में जान जाएंगे। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, शी डांस्ड इन द परफॉर्मेंस। अब देखिए डांस्ड वर्ड आ गया, अब डांस्ड के बारे में हमसे पूछा गया, अब आपको ए बी सी डी, बेसिकली अभी हम यहाँ पर टाइप्स डिस्कस करें कैसे आएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दे दी जाएंगे, एक में नाउन, एक में वर्ब एडजेक्टिव, राइट, दूसरे में एडजेक्टिव जो आपको एडवर्ब की तरह दिखाएंगे, और एक में होगा एडवर्ब। तो अब देखिए डांस्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को जो भी क्वालिफाई करेगा वो एक एडवर्ब ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर एडवर्ब होगा, तो यहाँ पर सही आंसर एडवर्ब होगा। तो अब आप कोई भी आंसर लिख सकते हो जो एडवर्ब से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेसफुली, 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 ये हमारा सही आंसर होगा, ग्रेसफुली। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट एडवर्ब। अब देखिए ही स्पीक्स, अब जो एडवर्ब आएगा ना वो स्पीक्स के लिए आएगा, इंग्लिश, ये हमने डिस्कस किया था फ्लुएंटली, राइट, फ्लुएंटली। क्वेश्चन 3, द मूवी वॉज सो मच इंटरेस्टिंग। द मूवी के बारे में बताया कि मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, एडजेक्टिव है। अब ये इंटरेस्टिंग है तो सो मच जो होता है वो नहीं होता, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी यहाँ पर हमारा करेक्ट यूज है। उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने बताया था हाउ ऑफन, कोई एक्शन कितना जल्दी रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। सो जो एवरी वीकेंड है ये हर सैटरडे संडे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने जा रहा है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, कौन सा एक्शन को, विजिट को।
विजिट को डिनोट कर रहा है, ये हर वीकेंड पे वो विजिट करते हैं, तो हमारा एवरी वीकेंड होगा इसका राइट आंसर। ही sang द सॉन्ग। अब देखिए sang के मैनर, वर्ब के मैनर की बात हो रही है। अब वो सॉन्ग कैसा गा सकते हैं? ब्यूटीफुली, ये हमने डिस्कस किया था। ये मैनर की बात हो रही है, तो मैनर की बात हो रही है तो मैनर को कौन क्वालिफाई करेंगे? एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ब्यूटीफुली, राइट, ब्यूटीफुली, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एडवर्बियल फ्रेज, अब हमें इसमें एडवर्बियल फ्रेज देखना है। फ्रेज मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में भी, एक होता है हमारा वर्ड और एक वर्ड से ज़्यादा होते हैं। जैसे लाइक वर्ड्स हो गए हमारे वन, फिर उसके बाद एक वर्ड हो गया हमारा, फिर हमारे पास दूसरा वर्ड हो गया, राइट। तो ये अगर इन एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं सपोज, तो उन वर्ड की ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज, ये फ्रेज हमारे नाउन के होते हैं, ये हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं, ये हमारे एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। तो ये जिसको इम्फेसाइज करते हैं ये उस कैटेगरी के फ्रेज हो जाते हैं। अभी हमें एडवर्बियल फ्रेज देखने हैं। दे वॉक्ड, हमें पता है दे सब्जेक्ट हो गया, वॉक्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अलोंग द बीच, अगर आप इससे क्वेश्चन करो वेयर दे वॉक्ड, तो आप आंसर क्या आएगा? अलोंग द बीच। तो ये जो पूरा आंसर आया है ना अलोंग द बीच, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। प्लेस की बात कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। अगला क्वेश्चन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। शी हार्डली एवर वॉचेस टीवी, हार्डली एवर, तो इसके लिए अगर हम ये यूज कर लें शी रेयरली, राइट, तो रेयरली यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा, रेयरली वॉचेस टीवी। इन्वर्जन, अभी हमने इन्वर्जन पढ़ा था। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गार्डन, नेवर हैव आई सीन, इन्वर्जन होता है इसका नेवर। मैंने अभी हमने नेवर में पढ़ा था, नेवर, फिर उसके बाद आएगा हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सीन, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं। एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है? क्लॉज क्या होती है? फ्रेज होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया था एक वर्ड से ज़्यादा हमारे होते हैं फ्रेज। उसके बाद हमारी कुछ क्लॉजेज होती हैं। हम दो सेंटेंस लिखते हैं, सपोज एक हमने यहाँ तक एक वर्ड्स के ग्रुप को लिखा और एक वर्ड्स के ग्रुप को लिखा, ये दोनों वर्ड्स अपना अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। इसका भी एक मीनिंग है, इसका भी एक मीनिंग है, राइट। और एक वर्ड से इन दोनों का मीनिंग कनेक्ट है, एक वर्ड से इनका मीनिंग कनेक्ट है। तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन होती है इनको हम बोलते हैं क्लॉजेस। जब सेंटेंस हमारा, एक सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है हमारा, उनका एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया और दोबारा उसके बीच में हमने एक वर्ड लिखा, वो वर्ड ने दोबारा एक और को कनेक्ट कर दिया जिसका एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस टाइप की जब हमारी सिचुएशन बनती है इनको हम बोलते हैं क्लॉजेस। अब क्लॉजेस कितने टाइप की होती हैं? मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे कंजक्शन चैप्टर में, जस्ट एडवर्ब के बाद हम कंजक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्लॉजेस को भी पढ़ेंगे। ही वेंट टू बेड अर्ली, ही वेंट टू बेड अर्ली। अब ये देखिए ये बता रहा है वेंट टू एड अर्ली, तो रीज़न बता रहा है वाई। वाई, वाई का जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारे एडवर्बियल ऑफ क्लॉज, एडवर्बियल होते हैं हमारे, एडवर्ब्स हमें वाई का आंसर करते हैं। बिकॉज ही हैड एन अर्ली मीटिंग। अब देखिए आप ये सब छोड़िए, अब बिकॉज को हाईलाइट करिए। ही एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, ये इसके लिए एक स्टेटमेंट आई। ही यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, फिर बाकी एक इसके लिए सेंटेंस आई, राइट। तो ये एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मिले, दो वर्ब मिले और एक वर्ड ने इनको कनेक्ट करके रखा। तो जब हमने इनसे क्वेश्चन करा
क्वेश्चन क्या करा, ही वेंट टू बेड अर्ली, वाई ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी क्यों सोने चला गया था, क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी कल, अगले जो अर्ली मीटिंग थी, जो सुबह जल्दी मीटिंग थी, इसलिए वो, मान लीजिए ये कल की बात हो रही है, और वो परसों सुबह रात को जल्दी सोने चला गया था। तो आपने पूछा क्यों चला गया था, तो आपने बताया कि कल जल्दी उसकी मीटिंग थी, तो आपने रीज़न दिया वाई का, तो ये हमारी एडवर्बियल ऑफ क्लॉज हो गई। अब आइडेंटिफाई करना है हमें टाइप ऑफ एडवर्ब। अब सबसे पहले इसमें वर्ब को आप आइडेंटिफाई करिए, वर्ब क्या है हमारी। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो अब हमने वेरी पढ़ा था, तो ये हमारी डिग्री को बता रहा है, तो वेरी क्या बता रहा है हमारा, डिग्री को बता रहा है, डिग्री को बता रहा है। फर्स्ट, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, वेरी हो गया हमारी डिग्री। नाउ चेंज द डिग्री, द वेदर इज क्वाइट कोल्ड, क्वाइट, और हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेरी कोल्ड, हमने इसको डिग्री चेंज कर दिया। करेक्ट द सेंटेंस, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। तो यहाँ पर देखिए किस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने अपना होमवर्क जल्दी पहले ही ख़त्म कर लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑलरेडी, ऑलरेडी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो एम्फसाइज कर रहे हैं पहले ही मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। अब एक्सरसाइज है, अब मैंने आपको बताया एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑलमोस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स। तो अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ, डिस्पोज ऑफ, गार्बेज को निकालने की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, कहाँ से, द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स, राइट। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, दिस इज नो एरर। तो मैंने आपको पहले ही बोला है ये मिक्सचर होंगे एरर के और नो एरर के, क्योंकि हमेशा हमारा एटीट्यूड एरर निकालने वाला नहीं होना चाहिए, हमें क्वेश्चन को दोनों तरीके से डील करना आना चाहिए कि किस में एरर है किस में एरर नहीं है, राइट। नो एरर। फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम, राइट, किसी की बात हो रही है, पीस इन वियतनाम was almost terrible as war, no error। अब सी almost terrible as war, तो वो जो पीस की बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो टेरेबल है जैसे वॉर के लिए। तो जब भी हम इस तरीके की सिचुएशन की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं और एज के साथ, तो एज लाइक एज यूज करते हैं हम, राइट। तो यहाँ पर लाइक नहीं होगा, यहाँ पर एज टेरेबल एज। तो मेन क्या है, जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो चीज़ों को लेकर, तो जब और एज के साथ करते हैं तो एज, फिर वो हमारा पर्टिकुलर वर्ड, फिर एज। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट एज टेरेबल एज, जैसा वॉर में था वैसा ही उसके लिए वो टेरेबल है, राइट। तो एज आएगा यहाँ पर, एड एज बिफोर टेरेबल। मिस्टर जोशी हाउएवर श्योर दैट द आइडिया वुड वर्क वुड नेवर वर्क, राइट। तो अब ये क्वेश्चन देखिए इन प्रैक्टिस, अब क्या कह रहे हैं मिस्टर जोशी वॉज हाउएवर श्योर दैट, अब मिस्टर जोशी क्या है, श्योर थे, क्या श्योर थे, दैट आइडिया वुड नेवर वर्क, जो उनका आइडिया वो कभी काम नहीं करेगा इन प्रैक्टिस। अब यहाँ पर हमें मिस्टेक्स दुनिया, मिस्टर जोशी वॉज, देखिए जो हाउएवर की जो प्लेसमेंट है ना, वो हम बीच में प्लेस कर सकते हैं, बट हम उसको कॉमास के साथ प्लेस करते हैं, तो ये हमारी कंडीशन ठीक है। ये हम इसको कंजंक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे, कंजंक्शन में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। वहाँ पर हमारे ये यूज़ होता है कंजंक्शन की, कब हम अपने दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, राइट। क्या कंडीशन थी, क्या किस बारे में श्योर थे, श्योर दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। इट इज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट इन केस इम्पॉसिबल टू कीप अवेक लेट डिनर, राइट। तो वो किस बारे में बात कर रहा है कि वो इम्पॉसिबल है, किस बारे में इम्पॉसिबल है, कि इम्पॉसिबल क्या है और डिफ़िकल्ट क्या है, जगना, टू कीप अवेक लेट आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद लेट जगना, वो इम्पॉसिबल है या डिफ़िकल्ट है। तो जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट इवन इम्पॉसिबल, ये मुश्किल तो है हालांकि नामुमकिन है, तो जब हम इस तरीके की सिचुएशन को एम्फसाइज करते हैं तो हम यहाँ पर इवन वर्ड यूज़ करते हैं,
इवन। आर यू थ्रू दैट न्यूज़पेपर, अब वो क्या बात कर रहा है, आर यू थ्रू विद दैट न्यूज़पेपर। अब ये जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारा बात कर रहा है, आर यू थ्रू विद दैट न्यूज़पेपर, तो अब ये क्वेश्चन करा गया, राइट। हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये क्वेश्चनिंग है, आर यू थ्रू विद दैट न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर हमारा नाउन हो गया। अब ये बात कर रहा है कि क्या आप उससे रूबरू हुए, या फिर आपने वो पढ़ा, या वो दैट न्यूज़पेपर, या फिर हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं और इसमें हमें कोई एरर नहीं दिख रही है, विद दैट न्यूज़पेपर, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑल द बॉयज रिटर्न बैक वेल इन टाइम फॉर लंच। नाउ ऑल द बॉयज रिटर्न बैक, अगर आपको बात हो तो हम आमतौर पर ये बोलते हैं मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ। तो जब हम ये बोलते हैं ना, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ, पुनः और दोहराना एक ही मीनिंग होता है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका क्या सेंस हुआ, दोबारा रिपीट का मतलब वही होता है कि वो दोबारा इस सिचुएशन में आई जा रही है। तो रिटर्न बैक का क्या मतलब है, द बॉयज रिटर्न, सिर्फ रिटर्न होगा, रिटर्न होम वेल इन टाइम फॉर लंच, तो बैक नहीं आएगा यहाँ पर, नो बैक का यूज़। तो इस तरीके के यूजेस आप देख रहे हो, ये बहुत कॉमन हमारे लैंग्वेज में एरर करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में एरर करते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमें इन पे ध्यान देना है, राइट। कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम अ सीट। अब सपोज कोई स्टूडेंट ने स्कूल में गया, कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन के लिए गया, तो उन्होंने कुछ अपने तथ्य रखे, कुछ फैक्ट्स रखे, राइट। तो उन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रिंसिपल ने उस स्टूडेंट को सीट दी, यानी उसको दाखिला दिया। तो जब भी हम कंसिडरिंग यूज़ करेंगे, हम उसके साथ अबाउट नहीं कर सकते। कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अबाउट नहीं होता है, अबाउट हमारा प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हो जाता है, लेकिन कंसिडरिंग हम यहाँ पर ठीक रहेगा, यहाँ पर अबाउट का यूज़ नहीं होगा। नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्डली दिस डेज। देखो हार्डली नहीं होता है, हार्डली का मतलब मैंने बताया आपको, हमने जब इन्वर्जन पढ़ा था, तो यहाँ पर हार्डली का हम यूज़ गलत है, वर्किंग हार्ड आएगा, वर्किंग हार्ड, आई वॉज वर्किंग हार्ड दिस डेज। दिस हार्डली वॉन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटली अबेंडेंट, राइट। अब लिबर्टी की मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, अबेंडन का मतलब होता है कैद करना, हल्के में कैद नहीं होने देंगे। अब कुछ चीज़ आपने जो मेहनत से पाई होती है ना, मतलब जी जान लगा के, तो उसके लिए हम हार्ड वॉन कहते हैं, हार्डली वॉन नहीं कहते। ऑलमोस्ट नॉट हो गया ना हार्डली का मतलब, ना के बराबर जो हमने जीती है लिबर्टी नहीं, हार्ड वॉन, बड़ी मुश्किल से जो आपने जिस चीज़ को प्राप्त किया, उसके लिए हम हार्ड वॉन यूज़ करते हैं, हार्ड वॉन, ना कि हार्डली। हार्डली हमारा गलत है। तो आप अपनी कम्युनिकेशंस के साथ भी, अपनी राइटिंग्स में भी देखेंगे कि कहीं जहाँ पर हार्ड वॉन होगा, वहाँ पर ही अगर आपको बताना है कोई चीज़ बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से आपने प्राप्त किया, तो हार्ड वॉन होता है वो, राइट। सिंस द 15 minutes दैट शी ड्राइव शी कन्फेस्ड दैट शी फेल्ट लाइक अ वुमन विद विंग्स। अब देखिए, शी कन्फेस्ड वॉट, दैट शी फेल्ट लाइक अ वुमन विद विंग्स, राइट। उसने कन्फेस्ड किया, उसे ऐसा फील हो रहा है और लाइक कि जैसे उसको विंग्स लग गए हैं, राइट, अ वुमन विद विंग्स। अब यहाँ पर आइए आप, सिंस द 15 minutes, सिंस ये कंजक्शन, फोर, जब हमें टाइम के बारे में पता हो कि वो टाइम कब से शुरू हुआ है, हमें उसके एग्जैक्ट टाइम पता हो, राइट। किसी भी जब हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, हमें उसे एग्जैक्ट पॉइंट पता हो, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस मंडे, सिंस संडे। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर जनरल टाइम फ्रेम की बात करते होते तो हम फोर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा फोर। स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया, राइट, स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया। अब मैंने तो उसका आंसर दे दिया, अब आपने उसको समझा नहीं समझा ये चेक करिए। स्क्रोलिंग थ्रू थॉरो माई सोशल मीडिया, यहाँ पर लिखा है थॉरो माई सोशल मीडिया टाइम लाइन, आई हॉवर्ड ओवर अ वीडियो ऑफ अ माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो जब आप रील्स देख रहे होते हो, तो ऐसे ही हमारा स्पीकर भी रील्स दिख रहा है,
अब उन्होंने कोई रोड एक्सीडेंट की वीडियो देख ली। अब थॉरो का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को गहन में जाके पढ़ते हो ना, तो आप कहते हो कि थॉरो रीडिंग करिए, मतलब उसको और डीप में जाके पढ़िए। तो और जब आप किसी से, हालांकि जब आप मान लीजिए फ़ोन को यूज़ कर रहे हो आप और रील्स देख रहे हो, तो आप थोरो का मतलब होता है कि आप बस उसको देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पर थोरो नहीं आएगा, थ्रो आएगा, राइट। यहाँ पर आएगा थ्रो, THROUGH, ये इसका करेक्ट वर्ड है, थोरो नहीं आएगा। Evolutionary biology leave us are distinctly pessimistic about the possibility altruism can arise naturally among humans। आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपने देखे नहीं हैं, राइट। तो बट यहाँ पर एक छोटी सी एरर है, वो एरर अगर आपने पकड़ लिया तो आपको हिंट दिया जाता है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को। आपने वर्ब चैप्टर में थोड़ा समझा और नाउन में भी समझा। अब सब्जेक्ट और वर्ब हमने तो पढ़ा नहीं है, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? लेकिन हमने ये पढ़ा है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वर्ब ढूंढिए, लीव आ गया, वर्ब लीव आ गया। अब ये किस सब्जेक्ट के लिए हुआ है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए हुआ है। बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, लाइक और ये बायोलॉजी के बारे में हमें, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब तो यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको हम सिंगुलरली ट्रीट करेंगे तो लीव्स आएगा। क्या आएगा? लीव्स आएगा। तो यहाँ तक हमने एडवर्ब कंप्लीट किया, राइट। और यहाँ तक हमने इसके साथ इन्वर्जन भी कंप्लीट करा और हमने क्वेश्चंस भी किए, एक्सरसाइज करी। अब बाद में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।